हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रियंका जोशी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है लाइकोपीन। आज की इस वीडियो में हम लाइकोपीन के डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, नेचुरल सोर्सेस और मार्केटेड प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हमें ये मालूम होना जरूरी है कि लाइकोपीन होता क्या है। लाइकोपीन एक नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड होता है और ये जो लाइकोपीन है वो कैरोटीनॉइड फैमिली ऑफ पिगमेंट्स को बिलोंग करता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C40H56। लाइकोपीन एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है। लाइकोपीन की रेड कलर के पीछे क्या रीज़न है, ये जानने के लिए हमें लाइकोपीन का स्ट्रक्चर समझना होगा। लाइकोपीन का स्ट्रक्चर स्लाइड में शो हो रहा है, तो हम इसको देखते हैं। केमिकली लाइकोपीन लीनियर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की एक सीरीज होती है और इन डबल बॉन्ड्स के कारण ही ये जो लाइकोपीन है वो ब्लू ग्रे रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण इसका कलर रेड होता है। इसके बाद में हमें देखना है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ लाइकोपीन। लाइकोपीन के हेल्थ बेनिफिट्स में सबसे पहला है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। अब हमें देखना है कि ऐसी कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिनके थ्रू लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट एक्सर्ट करता है। पहली मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल्स स्क्वेंजिंग। लाइकोपीन क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स, खासकर ROS मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का पोटेंट स्क्वेंजर होता है। मतलब ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। किस तरह से करता है? ये फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके न्यूट्रलाइज करता है। अब फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट रहेंगे तो ये हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। इस तरीके से डैमेज कर सकते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग लिपिड्स, प्रोटीन्स और DNA। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो लिपिड नेचर की होती हैं और लाइकोपीन भी क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल नेचर का होता है। इस कारण से ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होकर ये लिपिड पेरोक्सीडेशन रोक देता है। लिपिड पेरोक्सीडेशन ये कैसे रोकता है? ये क्या करता है कि फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके न्यूट्रलाइज कर देता है और इस तरीके से लिपिड पेरोक्सीडेशन रुक जाता है और लिपिड पेरोक्सीडेशन के कारण जो सेलुलर डैमेज होता वो भी नहीं हो पाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन ऑफ सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। लाइकोपीन क्या करता है कि एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड सेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज को मॉड्यूलेट करता है। इन पाथवेज के मॉड्यूलेशन से एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस से रिलेटेड जीन्स मॉड्यूलेट हो जाते हैं। ये जीन्स क्या करते हैं? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटालिस एंजाइम्स की सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। ये एंजाइम्स एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स जो कि माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसको H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब H2O2 को कैटालिस एंजाइम वाटर और ऑक्सीजन मतलब लेस हार्मफुल और लेस रिएक्टिव स्पीसीज में कन्वर्ट कर देता है। बाद में नेक्स्ट है चिलेशन ऑफ मेटल्स। क्या होता है कि H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में Fe+2 मतलब आयरन का ये वाला जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये OH आयन जो कि हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है उसके प्रोडक्शन को कैटेलाइज करता है और इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आयरन के ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और सुपर ऑक्साइड एनायंस O2- से रिएक्ट करके ये दोबारा Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि Fe+2 जो है वो हाईली रिएक्टिव OH आयन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। मतलब
एक तरह से ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज कर रहा है। तो लाइकोपीन क्या करता है, Fe+2 मेटल के साथ बाइंड होकर उसको चिलेट बना देता है। इस तरीके से Fe+2 H2O2 के साथ रिएक्ट करके OH बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होता है और ROS का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद में लाइकोपीन का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है हार्ट हेल्थ। इसके बाद में हमें देखना है ऐसी कौन कौन सी मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू लाइकोपीन ब्लड प्रेशर को लोअर करने में हेल्प करता है। लाइकोपीन के थ्रू ब्लड प्रेशर लोअरिंग की जो पहली मैकेनिज्म है वो है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑफ लाइकोपीन। अब हम देखेंगे कि लाइकोपीन की एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी किस तरह से ब्लड प्रेशर को लोअर करने में और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने में हेल्प करती है। पहला तरीका है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिजर्वेशन। अब हमें देखना है कि किस तरह से लाइकोपीन की एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिजर्वेशन में हेल्प करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है कि वैसोडाइलेशन के लिए एसेंशियल होता है। वैसोडाइलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का डायलेट होना, फैलना, रिलैक्स होना, जिससे कि ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से हो सके और जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर हो सके। अब क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, जब उस कंडीशन में नाइट्रिक ऑक्साइड की बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती हो और अवेलेबिलिटी डिक्रीज होने का रीज़न है ROS जैसे कि सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ना। अब ये जो ROS होते हैं सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके पेरोक्सीनाइट्रेट बना देते हैं और ये जो पेरोक्सीनाइट्रेट होते हैं ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करते हैं। अब इस कंडीशन में अगर हम लाइकोपीन का यूज़ करते हैं तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जैसे कि सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी तरह से मेंटेन बनी रहती है, डिक्रीज नहीं हो पाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड जो अपना काम है मतलब वैसोडाइलेशन का वो प्रॉपर तरीके से कर देता है। इसके बाद में है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन ट्रिगर कर देता है और जब ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो प्रॉपर वे में ब्लड फ्लो नहीं होगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं वेस्कुलर डिसफंक्शन। अब लाइकोपीन में क्या होता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है जिससे कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स रिड्यूस कर सकता है। साथ ही इनमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी होते हैं जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिक्रीज करके इन्फ्लामेशन का जो ट्रिगर है वो रोक सकते हैं और इस तरीके से ये वेस्कुलर डिसफंक्शन रोककर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। लाइकोपीन के थ्रू ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की या ब्लड प्रेशर लोअरिंग करने की जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो है इनिबिशन ऑफ ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है वो BP इंक्रीज करता है। किस तरह से करता है सबसे पहले हम वो देखते हैं। क्या होता है कि एंजियोटेंसिन 1 होता है एक इनएक्टिव पेप्टाइड जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 होता है पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ये ब्लड वेसल का क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, जिससे ब्लड वेसल्स थोड़ा सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है, जिससे उनमें प्रॉपर वे में ब्लड फ्लो नहीं होगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही कुछ और मैकेनिज्म भी होती है इसके साथ ही, जैसे एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है जिससे वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है और BP इंक्रीज हो जाता है। साथ ही क्या होता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स EDH की रिलीज भी बढ़ जाती है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जब ज़्यादा रिलीज होंगे तो डायूरेसिस कम होगी, मतलब यूरिन फॉर्मेशन कम होगा, तो जो वाटर है उसका रिटेंशन बढ़ जाएगा जिसके कारण भी BP इंक्रीज होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो BP इंक्रीज करता है। तो अगर किसी तरह से इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाए तो BP बढ़ने की जगह पर BP लोअरिंग इफेक्ट होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की जगह वैसो डायलेशन होगा,
ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। तो क्या होता है कि जो लाइकोपीन होता है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और इस तरीके से अपोजिट इफेक्ट मिलता है, मतलब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके बाद में हमें देखना है एंडोथेलियल फंक्शन ऑफ लाइकोपीन। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी इनर लाइनिंग होती है एंडोथेलियम, और ये वेस्कुलर टोन मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ऑक्सीडेशन के थ्रू इसका डैमेज हो सकता है, तो लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण ऑक्सीडेशन रोककर एंडोथेलियम को प्रोटेक्ट करती है, और इस तरीके से एंडोथेलियम से जो वैसोडाइलेटरी सब्सटेंस नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है वो प्रॉपर वे में रिलीज होता रहता है। अब हमें देखना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से प्रोड्यूस होता है और किस तरह से वैसोडाइलेटरी इफेक्ट एग्जर्ट करता है। इसके बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन और वैसोडाइलेटरी इफेक्ट को हम अलग अलग स्टेप्स के थ्रू समझेंगे, जिनमें पहला स्टेप है एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एक्टिवेशन। एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एक एंजाइम होता है जो कि एंडोथेलियल सेल्स में सीक्रेट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका जो एक्टिवेशन है वो बहुत सारे स्टिमुलाई जैसे कि शेयर स्ट्रेस जो कि ब्लड फ्लो के थ्रू होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह, इन सब के थ्रू ये एक्टिवेट होता है। में है प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये प्रोसेस एंडोथेलियम में ही होती है। इसमें एमिनो एसिड एल आर्जिनिन एक्टिवेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एंडोथेलियल सेल से ब्लड वेसल वॉल के चारों तरफ जो स्मूथ मसल सेल्स होती हैं उनमें जाकर रिलीज हो जाता है। इसके बाद में है एक्टिवेशन ऑफ गुआनाइलेट साइक्लेज। नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल सेल्स में एक एंजाइम जिसको बोलते हैं गुआनाइलेट साइक्लेज उसको एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद में अगला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सीजीएमपी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी जो होता है वो एक्टिवेटेड गुआनाइलेट साइक्लेज के प्रेजेंस में सीजीएमपी मतलब गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के वैसोडाइलेटरी इफेक्ट्स को मीडिएट करता है। अगला स्टेप है वैसोडाइलेशन। स्मूथ मसल सेल्स में जब सीजीएमपी का लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स के चारों तरफ जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। बाद में नेक्स्ट जो रीज़न है लाइकोपिन के थ्रू वैसोडाइलेशन का वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने पर हाइपरटेंशन हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि जब इन्फ्लामेशन होगा तो ब्लड वेसल्स में जो होंगी वो स्वेल हो जाएंगी, और स्वेल होने के कारण प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन चूंकि लाइकोपिन में एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है इसलिए इन्फ्लामेशन रिड्यूस करके हाइपरटेंशन को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में हम अलग अलग मैकेनिज्म देखेंगे जिनके थ्रू लाइकोपिन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एक्सर्ट करता है। पहली मैकेनिज्म है रिडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएशन। तो लाइकोपिन क्या करता है कि बहुत सारे प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जैसे कि साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, इनके प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। इस तरह से इन्फ्लामेशन कॉज नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स। लाइकोपिन इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स जैसे COX साइक्लोऑक्सीजिनेस और LOX लिपोऑक्सीजिनेस को इनहिबिट करता है, और ये जो एंजाइम्स हैं वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो जब इनकी एंजाइम्स की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो नेचुरल है कि ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की सिंथेसिस भी कम करेंगे। इसके बाद में अगली मैकेनिज्म है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिडक्शन। लाइकोपीन में चूँकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसलिए ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होने के कारण ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लाइकोपीन का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट आई हेल्थ। लाइकोपीन मेनली आई में होने वाली 2 तरह की डिसीज़ को प्रिवेंट करने में यूज़फुल है। पहला है मैक्यूलर डिजनरेशन। मैक्यूलर डिजनरेशन को एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन भी कहते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव आई कंडीशन है, ये एजिंग के कारण हो सकती है।
इसमें क्या होता है कि रेटिना का जो सेंट्रल पार्ट है मैक्यूला वो अफेक्टेड हो जाता है। ये जो मैक्यूला है वो शार्प विज़न जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे रीडिंग ड्राइविंग वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस कंडीशन में मैक्यूलर डिजनरेशन होने पर क्या होता है कि जो भी पर्सन है उसको चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है और रीडिंग ड्राइविंग वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होने लगती है। अब हमें देखना है डिफरेंट मैकेनिज्म जिनके थ्रू लाइकोपीन मैक्यूलर डिजनरेशन को रिड्यूस करता है। पहली मैकेनिज्म है एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। लाइकोपीन रेटिना में जो सेल्स होती हैं उनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्शन करता है। इसके बारे में हम जानते हैं कि लाइकोपीन में चूँकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसलिए ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट इंड्यूस्ड डैमेज। लाइकोपीन में यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, तो अगर हम लाइकोपीन यूज़ करते हैं तो लाइकोपीन यूवी रेडिएशंस का मैक्सिमम पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से रेटिना का यूवी लाइट से जो डैमेज है उसको कम कर देता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, हम जानते हैं कि लाइकोपीन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो किस तरह से होती हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के कारण ये रेटिना में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन को दूर कर सकता है और इस तरह से मैक्यूलर डिजनरेशन को इनहिबिट कर सकता है। में एनहेंसमेंट ऑफ ब्लड फ्लो टू द आई, हम जानते हैं कि लाइकोपीन में ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की प्रॉपर्टी होती है और इस तरह से ये ब्लड फ्लो इंक्रीज कर सकते हैं। तो लाइकोपीन के प्रेजेंस में क्या होगा कि आई की ओर ब्लड फ्लो अच्छा होगा जिससे जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है उनकी डिलीवरी रेटिना तक प्रॉपर वे में हो पाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। लाइकोपीन आई हेल्थ से रिलेटेड जो भी जीन्स होते हैं उनके एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट कर देता है और इस तरीके से रेटिना की सेलुलर इंटीग्रिटी और फंक्शनिंग मेंटेन बनी रहती है। अब हमें देखना है आई में होने वाली दूसरी डिसीज़ जिसका नाम है कैटरेक्ट, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। इसमें किस तरह से लाइकोपीन यूज़फुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैटरेक्ट होता क्या है। कैटरेक्ट का मतलब होता है कि आई में जो लेंस होता है उसमें क्लाउडिंग होना, मतलब क्लाउड जैसा होना, धुंधलापन आना, जिसके कारण जो विज़न होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसमें क्या होता है कैटरेक्ट में कि जो लाइट है, जो भी लाइट इसमें लेंस में पड़ती है वो स्कैटर हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण ब्लड विज़न की प्रॉब्लम होती है। अब हमें देखना है अलग अलग मैकेनिज्म जिनके थ्रू लाइकोपीन कैटरेक्ट रिड्यूस कर सकता है। सबसे पहली मैकेनिज्म है एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। अब क्या होता है कि जो आई में लेंस होता है, फ्री रेडिकल्स उस लेंस में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज करके डैमेज कर सकते हैं और इस तरह से लेंस में क्लाउडीनेस आ सकती है, मतलब धुंधलापन आ सकता है, जिससे जो पेशेंट है उसका विज़न क्लियर ना होके ब्लर्ड हो जाएगा। और क्योंकि लाइकोपीन में हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसलिए ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके क्या करेंगे, लेंस के प्रोटीन को डैमेज होने से बचा लेंगे और कैटरेक्ट को दूर करने में हेल्प करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। तो क्या होता है कि जो पेशेंट जिनको कैटरेक्ट है, सन की प्रेजेंस में क्या होगा, यूवी रेडिएशन लेंस में जो प्रोटीन होता है उसको डैमेज कर सकता है। अब अगर हम लाइकोपीन यूज़ कर रहे हैं तो उससे दो तरह से बेनिफिट होगा। एक तो लाइकोपीन यूवी रेडिएशन के कारण जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा, लाइकोपीन में यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है। इस तरह से लाइकोपीन आई के लेंस का यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट मैकेनिज्म है इनहिबिशन ऑफ एल्डोज रिडक्टेज। तो इनहिबिशन ऑफ एल्डोज रिडक्टेज समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एल्डोज रिडक्टेज किस तरह से कैटरेक्ट कॉज करता है। तो एल्डोज रिडक्टेज जो होता है वो एक एंजाइम है और डायबिटिक पेशेंट में ये कैटरेक्ट कॉज कर सकता है। किस तरह से करता है ये हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट है मतलब उसमें शुगर लेवल हाई होगा। अब क्या होता है कि जो हाई शुगर लेवल होने के कारण ग्लूकोज जो होता है वो ऐसे पेशेंट की आई की लेंस में डिपॉजिट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है।
अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में जहाँ पर ग्लूकोज ज़्यादा है वहाँ पर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो पॉलीओल पाथवे की तरफ चला जाता है। अब पॉलीओल पाथवे में क्या होता है कि NADPH कोफैक्टर और एल्डोज रिडक्टेज एक कैटालिस्ट, इनकी वजह में ग्लूकोज सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो सॉर्बिटॉल है वो सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के वजह में फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है सॉर्बिटॉल से फ्रक्टोज में कन्वर्जन, ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है, इसलिए फ्रक्टोज धीरे धीरे बनता है और जो सॉर्बिटॉल है वो आई में एक्यूमुलेट बना रहता है। अब सॉर्बिटॉल जब आइस के लेंस में एक्यूमुलेट हो जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, एंड जो वाटर है वो लेंस की सेल्स में एंटर कर जाता है। अब जैसे जैसे वाटर का इन्फ्लक्स बढ़ता है, मतलब वाटर लेंस की तरफ ज़्यादा पहुंचता है, लेंस स्वेल होने लगता है, फिर लेंस के जो फाइबर्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिसके कारण लेंस में क्लाउडीनेस छा जाती है और फाइनली कैटरेक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि डायबिटिक पेशेंट में एल्डोज रिडक्टेज किस तरह से कैटरेक्ट फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से लाइकोपीन एल्डोज रिडक्टेज को इनहिबिट कर सकता है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो लाइकोपीन है एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिव साइट पे क्या होगा, ऑक्यूपाई हो जाता है, और इस तरीके से ये एल्डोज रिडक्टेज को काम नहीं करने देगा। कौन सा काम नहीं करने देगा, ये एल्डोज रिडक्टेज के थ्रू जो ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल में कन्वर्जन है उसको रोक देगा। अब ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल में कन्वर्जन कम होगा या नहीं होगा तो सॉर्बिटॉल का लेंस में एक्यूमुलेशन नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम इंड्यूस हो जाता है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि लाइकोपीन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रोककर एल्डोज रिडक्टेज का जो इंडक्शन है वो रोक देता है। फिर इसके अलावा एक चीज़ और है कि लाइकोपीन बहुत सारे सेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज जो कि एल्डोज रिडक्टेज से रिलेटेड जीन्स को रेगुलेट करते हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करता है, इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि एल्डोज रिडक्टेज का प्रोडक्शन कम हो पाता है। इसके बाद में अगली मैकेनिज्म जिसके थ्रू लाइकोपीन कैटरेक्ट फॉर्मेशन रोक सकता है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन्फ्लामेशन किस तरह से कैटरेक्ट फॉर्मेशन पॉज कर सकता है। तो इन्फ्लामेशन ऐसी कई मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू कैटरेक्ट फॉर्मेशन कर सकता है, जो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इन्फ्लामेशन के कारण फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आई की लेंस में जो प्रोटीन्स और फाइबर्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं, और फिर ये जो प्रोटीन और फाइबर्स हैं ये डैमेज होकर आपस में जुड़ जाते हैं और कैटरेक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर है प्रोटीन मॉडिफिकेशन। इन्फ्लामेशन क्या करता है, लेंस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एल्टर कर देता है, और जिसके कारण क्या होता है कि इनसॉल्युबल क्लाउडीनेस बन जाती है। फिर है कैल्शियम इम्बैलेंस। इन्फ्लामेशन कैल्शियम होम्योस्टेसिस को डिसरप्ट कर देता है, जिसके कारण लेंस में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, और ये भी फाइनली कैटरेक्ट फॉर्मेशन कॉज करता है। फिर है साइटोकाइन रिलीज। अब क्या होता है, इन्फ्लामेशन के केस में साइटोकाइन की रिलीज बढ़ जाती है, और ये जो साइटोकाइन्स है वो लेंस सेल्स को डैमेज कर देता है, उनके फंक्शंस को इम्पेयर कर देता है, जिससे फाइनली कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। अब चूंकि लाइकोपीन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है तो ये आई में इन्फ्लामेशन रोककर कैटरेक्ट फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मैकेनिज्म है मेंटेनेंस ऑफ लेंस ट्रांसपेरेंसी। लाइकोपीन क्या करते हैं कि जो लेंस प्रोटीन होता है उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करके लेंस की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किए रखते हैं, और लेंस ट्रांसपेरेंट रहेगा मतलब क्लाउडीनेस नहीं हो पाएगी और कैटरेक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। बाद में लाइकोपीन का जो नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। बाद में हम देखेंगे लाइकोपीन के प्रोस्टेट कैंसर के केस में सेलुलर इफेक्ट।
लाइकोपीन कैंसर सेल्स का प्रोलिफरेशन इनहिबिट करता है। प्रोलिफरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, जिससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं और कैंसर कॉज हो सकता है। और फाइनली ये एपोप्टोसिस इंड्यूस करता है। एपोप्टोसिस क्या होती है? एक कंडीशन होती है जिसको हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो सेल्स हैं उनको एक कंट्रोल्ड और ऑर्डरली मैनर में डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिससे नंबर ऑफ सेल्स इतनी ज़्यादा ना बढ़ पाए कि कैंसर हो पाए, और ऐसा भी ना हो कि सारी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो मतलब ये जो सारी प्रोसेस है कंट्रोल्ड मैनर में सोच समझ के की जाती है। पहली मैकेनिज्म जिसके थ्रू लाइकोपीन प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। लाइकोपीन अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के थ्रू सेल्स में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसके डैमेज को रोकते हैं और म्यूटेशन को रोकते हैं। क्योंकि अगर डीएनए का म्यूटेशन होगा तो फाइनली हो सकता है नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएं और कैंसर डेवलप हो जाए। लाइकोपीन के थ्रू प्रोस्टेट कैंसर रोकने की जो दूसरी मैकेनिज्म है वो है सेल साइकिल रेगुलेशन। सेल साइकिल रेगुलेशन का मतलब है जो सेल्स होती है हमारी बॉडी में उनके डिवीज़न और रेप्लिकेशन को कंट्रोल करना। सेल साइकिल एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें इवेंट्स की एक सीरीज होती है जो 1 बाय 1 कंडक्ट होती जाती है। तो लाइकोपीन क्या करता है कि ऐसे जीन्स जो कि सेल साइकिल रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको मॉड्यूलेट करता है, और इस तरह से करता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न ना हो पाए। क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना मतलब प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट मैकेनिज्म जिनके थ्रू लाइकोपीन प्रोस्टेट कैंसर रोक सकता है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स। सबसे पहले हमें समझना है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन किस तरह से प्रोस्टेट कैंसर कॉज कर सकता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड में जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं। उसमें जो डीएनए है उसका म्यूटेशन हो सकता है। डीएनए का म्यूटेशन होगा तो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो बदल जाएगा, और सीक्वेंस बदल जाने के कारण डीएनए की फंक्शनिंग भी चेंज हो सकती है। फिर क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन के कारण नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर साइटोकाइंस रिलीज करने लगता है। और साइटोकाइंस इस तरह का सब्सटेंस है जो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जो कि प्रोस्टेट की एबनॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन के कारण रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी जनरेट हो सकती हैं, और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या ROS हैं ये भी डीएनए डैमेज और म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इन्फ्लामेशन प्रोस्टेट कैंसर कॉज कर सकता है, और चूंकि लाइकोपीन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है इसलिए ये प्रोस्टेट कैंसर को रोक सकता है। अब नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज। लाइकोपीन स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम के साथ में बाइंड होके क्या करता है कि सेल सर्वाइवल और एपोप्टोसिस से रिलेटेड सिग्नलिंग पाथवेज को मॉड्यूलेट करता है, और इसका फाइनल रिजल्ट होता है एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस सिग्नल। एपोप्टोसिस सिग्नल के एक्टिवेट होने से क्या होता है कि जो सेल डेथ है वो रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड मैनर में होने लगती है। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में जो सेल्स हैं उनका नंबर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, और सेल नंबर ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ पाने के कारण कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मैकेनिज्म है हार्मोन मॉड्यूलेशन। क्या होता है कि एंड्रोजन हार्मोन्स पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन और इनकी जो मोर पोटेंट फॉर्म है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये प्रोस्टेट ग्लैंड पे इम्पैक्ट डालते हैं और प्रोस्टेट कैंसर को कॉज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनके कई तरीके हो सकते हैं। तो इसमें पहला है सेल ग्रोथ स्टिमुलेशन। एंड्रोजन क्या करते हैं कि प्रोस्टेट सेल्स की ग्रोथ और प्रोलिफरेशन को प्रमोट करते हैं। इससे क्या होगा, जब इनका एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो जाएगा तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, और इसके साथ ही क्या होता है रिस्क ऑफ म्यूटेशन और कैंसर डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है दूसरा तरीका जिसके थ्रू हार्मोन्स
प्रोस्टेट कैंसर के चांस बढ़ा सकते हैं वो है एक्टिवेशन ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर। एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाता है और वहाँ पर बाइंड होकर उन स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट करता है जो कि सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। अब क्या होता है कि जो AR होता है मतलब एंड्रोजन रिसेप्टर, उसकी ओवर एक्सप्रेशन के कारण क्या होता है कि जो सेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इस तरीके से सेल का प्रोलिफरेशन और अनकंट्रोल हो जाता है और सेल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन तरीक़ों से हमने देखा कि प्रोस्टेट कैंसर कॉज हो सकता है। अब हम देखेंगे कि लाइकोपिन किस तरह से इन हॉर्मोन्स को मॉड्यूलेट करके रेगुलेट करके प्रोस्टेट कैंसर की चांस को रोकता है। अभी हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा इसका जो पोटेंट फॉर्म है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये कैंसर कॉज करने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो लाइकोपिन होते हैं वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करने से रोकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज जो कि टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। लाइकोपिन इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं और जब ये एंजाइम मतलब 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिट हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा जो तरीका है जिसके थ्रू लाइकोपिन कैंसर मतलब प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क को रिड्यूस करते हैं वो है एंड्रोजन स्टिमुलेशन मॉड्यूलेशन। ये क्या करते हैं कि जो एंड्रोजन रिसेप्टर है उसका एक्सप्रेशन कम कर देते हैं, उनको डाउन रेगुलेट कर देते हैं, मतलब एक्टिविटी कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि एंड्रोजन रिसेप्टर की एंड्रोजन हार्मोन्स की जो सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और कैंसर सेल्स की ग्रोथ और प्रोलिफरेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट मैकेनिज्म जिनके थ्रू लाइकोपिन प्रोस्टेट कैंसर दूर करने में हेल्पफुल है वो है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये जो होता है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसमें जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग DNA सीक्वेंस। मतलब इनमें जो DNA सीक्वेंस है वो सेम बना रहता है लेकिन जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। और ये जो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो प्रोग्राम सेल डेथ को प्रमोट करता है, मतलब एपोप्टोसिस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है और जिससे नेचुरल है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी, सेल का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा और कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। लाइकोपिन सिंगल यूज़ की जगह पर अगर इनको अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो इफ़ेक्ट सिनर्जिस्टिक होता है। मतलब लाइकोपिन का जो इंडिविजुअल इफेक्ट है और न्यूट्रिएंट्स का जो इंडिविजुअल इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट दोनों को साथ में देने पर दोनों के इफेक्ट के एडिशन से भी ज़्यादा होगा और इस कंडीशन में ये प्रोस्टेट कैंसर को रोकने के इसके चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसका जो प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। में हम देखेंगे लाइकोपिन का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट और वो है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर। पहली मैकेनिज्म जिसके थ्रू लाइकोपिन स्किन डिसऑर्डर में यूज़फुल हो सकता है वो है UV रेडिएशन प्रोटेक्शन। हम जानते हैं कि UV रेडिएशन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। UV रेडिएशन के कारण स्किन डैमेज, प्रीमैच्योर एजिंग, रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, इस तरह की कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन लाइकोपिन दो तरीके से UV रेडिएशन से स्किन का प्रोटेक्शन कर सकता है। एक तो लाइकोपिन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण ये क्या करता है कि UV रेडिएशन के कारण जो फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती है उनको न्यूट्रलाइज कर देता है और इस तरह से स्किन फ्री रेडिकल्स के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनसे सेफ हो जाती है। दूसरा, लाइकोपिन क्या करता है कि UV रेडिएशन के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पूरा UV रेडिएशन स्किन तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे UV रेडिएशन के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनके चांसेस कम हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट मैकेनिज्म जिसके थ्रू लाइकोपिन स्किन डिसऑर्डर ट्रीट करने में यूज़फुल है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। स्किन डिसीज़ जैसे कि एक्ने, सोरियासिस, एक्जिमा,
इनमें क्या होता है, स्किन पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। और लाइकोपीन में हम जानते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, और इस तरह से ये इन्फ्लामेशन दूर करके इन डिसीज़ के कारण जो स्किन में प्रॉब्लम आती है वो दूर कर सकते हैं। और किस तरह से इन्फ्लामेशन दूर करते हैं, इसकी मैकेनिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कोलेजन सिंथेसिस सपोर्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कोलेजन डिग्रेडेशन। हम जानते हैं कि कोलेजन हमारी स्किन के इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं जो स्किन की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए और स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई बार यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कोलेजन फाइबर्स का ब्रेकडाउन करके कोलेजन को डिग्रेड कर सकते हैं। और चूँकि लाइकोपीन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके कोलेजन फाइबर को डिग्रेड होने से बचा लेते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेशन भी कोलेजन को डिग्रेड कर सकता है, और चूँकि लाइकोपीन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, इस तरह से ये कोलेजन का डिग्रेडेशन रोक सकते हैं। फिर इसके अलावा लाइकोपीन कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे कि विटामिन सी के साथ मिलकर कोलेजन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। मैं नेक्स्ट मैकेनिज्म जिसके थ्रू लाइकोपीन स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़फुल होते हैं वो है वुंड हीलिंग ट्रीटमेंट। अगर किसी पर्सन को किसी भी रीज़न से इंजरी के कारण या किसी डिसीज़ के कारण वुंड हो गया है, घाव हो गया है, तो वहाँ पर लाइकोपीन यूज़फुल होते हैं। ये सेल प्रोलिफरेशन और टिश्यू रीजनरेशन बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसको रीजनरेट कर सकते हैं, सेल्स डैमेज हो गई हैं तो नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ा सकते हैं। और ये सारे काम ये कैसे करते हैं, इसके पीछे इनमें कई प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे अगर कई बार क्या होता है, ऑक्सीडेशन के कारण टिश्यू डिजनरेट हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ये टिश्यू रीजनरेट करने में यूज़फुल है। फिर कई बार क्या होता है कि वुंड के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन के कारण वुंड ठीक होने में टाइम लग सकता है, लेकिन चूंकि इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है इसलिए ये वुंड को जल्दी ठीक करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। फिर इसके अलावा ये जो वुंड हीलिंग या टिश्यू रीजनरेशन से रिलेटेड जितनी भी सेल सिग्नलिंग पाथवेज हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। साथ ही वुंड हीलिंग या टिश्यू रीजनरेशन से रिलेटेड जो भी जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन को भी ये मॉड्यूलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेलानिन रेगुलेशन। हम जानते हैं कि मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि स्किन की कॉम्प्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लाइकोपीन जो हैं वो मेलानिन सिंथेसिस को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर मेलानिन ज़्यादा क्वांटिटी में सिंथेसाइज होगा तो स्किन का जो कलर है वो डार्क साइड की ओर बढ़ने लगेगा। अब क्या होता है कि लाइकोपीन चूँकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में यूज़फुल हैं, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये डिक्रीज़ कर देते हैं। कैसे, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करके। तो इस तरह से ये मेलानिन सिंथेसिस भी रोक सकते हैं, क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो मेलानिन सिंथेसिस बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, जो कि मेलानिन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। लाइकोपीन इस एंजाइम को इनहिबिट करके भी मेलानिन का प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर मेलानिन प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं उनको मॉड्यूलेट भी करके ये मेलानिन प्रोडक्शन रोक सकते हैं। इसके अलावा इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, और कई बार क्या होता है कि इन्फ्लामेशन भी मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो इस तरह से इन्फ्लामेशन रोककर भी मेलानिन प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट है मॉइस्चर रिटेंशन। लाइकोपीन स्किन को हाइड्रेट करने में, मॉइस्चर रिटेन करने में भी यूज़फुल है, और इस फंक्शन के पीछे लाइकोपीन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के कारण ये क्या करते हैं, जो स्किन का लिपिड बैरियर है उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं, और लिपिड बैरियर ऑक्सीडाइज नहीं होगा मतलब प्रोटेक्ट रहेगा, जैसा स्टार्टिंग में है वैसे ही मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से ये लिपिड बैरियर स्किन से मॉइस्चर को एवोपरेट होने से रोक लेगा। फिर कई बार क्या होता है कि इन्फ्लामेशन के कारण जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, तो लाइकोपीन में चूँकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, इस तरह से स्किन को डैमेज होने से बचाकर स्किन के स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं और मॉइस्चर को एवोपरेट होने से रोक लेते हैं। फिर इनमें कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाने की और कोलेजन डिग्रेडेशन रोकने की भी प्रॉपर्टी होती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कोलेजन मेंटेन करके ये क्या करते हैं, स्किन का स्ट्रक्चर मेंटेन किए रहते हैं, और स्किन का स्ट्रक्चर जब मेंटेन रहेगा
तो नेचुरल है कि मॉइस्चर लॉस कम से कम होगा। फिर यूवी रेडिएशन के कारण भी स्किन डैमेज हो सकती है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूवी रेडिएशन से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, वो स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके स्किन डैमेज बचा लेते हैं, और स्किन अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहेगा स्किन का, तो उसमें से मॉइस्चर लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाद लाइकोपीन का नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट है इम्यून बूस्टर। लाइकोपीन इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्पफुल होता है। अब हमें देखना है कि ऐसी कौन कौन सी मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू लाइकोपीन इम्यूनिटी बूस्टर की तरह वर्क करता है। लाइकोपीन की इम्यून सिस्टम बूस्ट करने की जो पहली मैकेनिज्म है वो है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस। हम जानते हैं कि लाइकोपीन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करने की पावर होती है, मतलब ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, सेलुलर डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से अपनी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के कारण लाइकोपीन ओवरऑल इम्यून सिस्टम को मैनेज करने में, बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद में नेक्स्ट मैकेनिज्म है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। हम जानते हैं कि लाइकोपीन में एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, और इन्फ्लामेशन जो है वो इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है। तो अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के कारण ये इन्फ्लामेशन रिड्यूस करके इम्यून सिस्टम को वीक होने से बचा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मैकेनिज्म है एनहेंस्ड इम्यून सेल एक्टिविटी। लाइकोपीन कुछ पर्टिकुलर इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स, इनकी एक्टिविटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो इम्यून सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करके बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से लाइकोपीन इन इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को बूस्ट करके ओवरऑल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा लाइकोपीन ब्लड में इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि फॉरेन इन्वेडर्स को रिकॉग्नाइज कर उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती हैं, और इस तरह से बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ। लाइकोपीन में ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके कारण ये रेस्पिरेटरी हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो कई बार फ्री रेडिकल्स लंग सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, और लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण हम फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके लंग सेल्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है लाइकोपीन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। तो और लंग्स में कई डिसीज़ जैसे कि अस्थमा और COPD, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ये जो डिसीज़ हैं इनके कारण स्वेलिंग आने के चांस रहते हैं। और लाइकोपीन अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के कारण इन्फ्लामेशन रोककर इन डिसीज़ से पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फिर है लाइकोपीन में DNA को डिस्ट्रॉय होने से बचाने की प्रॉपर्टी भी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों में स्मोकिंग के कारण उनकी सेल्स जो होती हैं लंग सेल्स, उनमें म्यूटेशन होने लगता है। तो DNA का म्यूटेशन होने लगता है, मतलब DNA में का जो सीक्वेंस है वो चेंज होने लगता है, और इस तरह से लंग कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। और लाइकोपीन सीक्वेंस को चेंज होने से रोककर, म्यूटेशन को रोककर DNA डैमेज होने से बचा लेते हैं, और लंग कैंसर से सेफ रखने में काफ़ी हद तक यूज़फुल हो सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। लाइकोपीन कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे कि विटामिन C के साथ में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी क्रिएट करता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब है कि अगर दो केमिकल या दो इंग्रेडिएंट्स सेम टाइप की एक्टिविटी रखते हैं, तो अलग अलग उनका यूज़ करने पर जितना इफेक्ट होगा, अगर हम उनको साथ में यूज़ करते हैं तो जो टोटल इफेक्ट है दोनों की इंडिविजुअल इफेक्ट की सम से ज़्यादा होगा। तो जैसे कि हम एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट के केस में देखें, लाइकोपीन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, विटामिन C में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर हम इन दोनों को साथ में यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि विटामिन C अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण विटामिन E का एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म रीजनरेट कर देते हैं, और विटामिन E फिर लाइकोपीन के साथ में मिलकर स्ट्रॉन्ग और पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं, और इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय होने से या डैमेज होने से बचाते हैं, और इस तरह से इम्यून सिस्टम को
बूस्ट करते हैं। इसके अलावा लाइकोपीन और विटामिन सी आपस में मिलकर इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब जो एंटीबॉडीज़ होती हैं और नेचुरल किलर सेल्स जो कि फॉरेन पार्टिकल से हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं, इनके प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून सिग्नलिंग। लाइकोपीन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट होते हैं और फिर ये मॉलिक्यूल्स सेल्स के अंदर मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। इस तरह से ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करके इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और कई तरह की जो इम्यून सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं और फाइनली ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्पफुल हो जाते हैं। इसके बाद में हमें देखना है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइकोपीन। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है जीआईटी ट्रबल। लाइकोपीन को अगर हम कम क्वांटिटी में यूज़ करें तो इसमें जनरली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर लाइकोपीन का डोज ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो उस कंडीशन में कई बार साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो लाइकोपीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो हम जानते हैं कि टमाटो है। टमाटो का अगर ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो टमाटो में क्या होता है, उसके कारण स्टमक एसिडिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टमक से जो एसिडिक जूस हैं वो ज़्यादा सीक्रेट होने लगते हैं और हमें एसिडिटी फील होने लगती है। इसके अलावा टोमेटो में स्ट्रक्टन नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी कई तरह की जीआईटी ट्रबल बढ़ा सकता है। टमाटो के ज़्यादा यूज़ से ब्लोटिंग, गैस फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से लाइकोपीन ज़्यादा यूज़ करने पर जीआईटी ट्रबल के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइकोपीन का अगला साइड इफ़ेक्ट है स्किन डिस्कलरेशन। लाइकोपीन को अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाए तो कई बार स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब स्किन रेड या ऑरेंज टाइप की दिखाई नहीं देने लगती है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम टमाटो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो टमाटो में जो लाइकोपीन होता है वो हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर मतलब स्ट्रेटम कॉर्नियम में डिपॉजिट होने लगता है और उसके डिपॉजिट होने के कारण हमें स्किन कई बार रेड या ऑरेंज टाइप की शो होने लगती है। बाद में लाइकोपीन का नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है इंटरफेरेंस विद अदर मेडिकेशन। वैसे लाइकोपीन जनरली सेफ है, लेकिन अगर लाइकोपीन को हम किसी ऐसे मेडिसिन के साथ में देते हैं जो ब्लड थिनर का काम करती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लाइकोपीन में अपने आप ब्लड थिन करने की प्रॉपर्टी होती है और अगर इसको हम किसी ऐसी ड्रग के साथ में दें जैसे कि वारफेरिन जो कि ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी रखती है, इस तरह की ड्रग के साथ में अगर हम लाइकोपीन को देंगे तो ब्लड की जो थिनिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद में लाइकोपीन का लास्ट साइड इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट्स ऑन प्रोस्टेट कैंसर। वैसे हम पढ़ चुके हैं कि लाइकोपीन प्रोस्टेट कैंसर दूर करने में यूज़फुल है, लेकिन इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है और डोज के बारे में क्लियर नहीं है। एक स्पेसिफिक डोज तक तो लाइकोपीन प्रोस्टेट कैंसर हो ना पाए इसमें हेल्प करता है, लेकिन हायर डोजेज में कई बार ये हो सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर की जो चांसेस हैं वो बढ़ा दे। इसलिए किसी भी कंडीशन में लाइकोपीन का जो डोज है वो ऑप्टिमम डोज ही लेना चाहिए, हायर डोज हार्मफुल भी हो सकता है। इसके बाद में हमें देखना है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइकोपीन। लाइकोपीन के नेचुरल सोर्सेज बहुत सारे फ्रूट्स हैं, स्पेशली कलर्ड फ्रूट्स जैसे कि टमेटो, वाटरमेलन, गुआवा, रेड चिली एंड एप्रिकॉट। इसके बाद में हम देखेंगे मार्केटेड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइकोपीन। लाइकोपीन का पहला मार्केटेड प्रोडक्ट है लाइकोहिप सिरप। इसमें लाइकोपीन के अलावा मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स भी होते हैं। बाद में लाइकोपीन का जो दूसरा मार्केटेड प्रोडक्ट शो हो रहा है वो है टोमेटो लाइकोपीन बॉडी मास्क। के साथ हमारा टॉपिक लाइकोपीन यही एंड होता है। लाइकोपीन के बारे में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है, अगर आपको समझ में आई हो तो आप कमेंट करें, कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लाइकोपीन से रिलेटेड या इसी तरह की किसी अदर इंग्रेडिएंट से रिलेटेड या फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।